नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल बंद रखा गया है, लेकिन इस खतरनाक वायरस से कब तक लोगों को पूरी तरह से निजात मिलेगी, इसका पुख्ता तौर पर जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इन सब के बीच मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या कोरोना संक्रमण के दौर में शिक्षा पर किस तरह का असर पड़ रहा है और क्या इस पर लगाम लगने के बाद छात्रों की जो पढ़ाई है उसका पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर हम देखें तो साल 2020 एक तरह से माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों विभागों के लिए बेहद बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा है। पूरे साल एक तरह से उपलब्धियां कम और हमें शिक्षा को लेकर कुछ समस्याएं ज्यादा देखने को मिली हैं। कोरोना की दूसरी लहर से एक बार फिर इस साल भी पूरी शिक्षा व्यवस्था या कहीं पढ़ाई को लेकर जो भी सिस्टम है उसे लेकर तमाम चुनौतियां हमें सामने दिख रही हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर ज्यादातर जगह स्कूल कॉलेज बंद है और शिक्षा विभाग जो है वो व्यवस्था को सुधारने में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उनसे निपटने में पूरी तरह से लगा हुआ है। इस बीच इंडियन बी स्कूल्स लीडरशिप कॉन्क्लेव 2021 का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कोरोना काल में शिक्षा की चुनौतियों पर बात की। उन्होंने एक तरह से सचेत किया है कि जिस तरह से कोविड-19 ने शिक्षकों और छात्रों को वर्चुअल रूप से अनुकूल बनने के लिए मजबूर किया है, इससे न सिर्फ छात्रों बल्कि शिक्षकों के लिए भी कई तरह की चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। वर्चुअल शिक्षा को लेकर जो एक न्यू नॉर्मल अब बन गया है, उसके बीच शिक्षकों को छात्रों में अपनी सोच और स्वतंत्र निर्णय लेने वाले कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आज हम देश देशांतर में कोरोना काल में ई लर्निंग के लिए नए आयामों पर बात करेंगे और इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज कार्यक्रम में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है प्रोफेसर सरोज शर्मा, चेयरमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग। साथ ही मेरे साथ जुड़ी है डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डायरेक्टर प्रिंसिपल डीपीएस साहिबाबाद और जीके2 दिल्ली। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर शर्मा, मैं पहले आपसे शुरुआत करूंगी और थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप हमें समझाएं कि कोरोना काल में उच्च शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो उस पर आप कैसा असर देखती हैं और क्या ये समय एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए? आपका जो सवाल है उसके में पिछले 1 वर्ष से हम इसके उत्तर ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आपने मुझसे उच्च शिक्षा के बारे में पूछा और स्कूली शिक्षा का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और उच्च शिक्षा मेरा कर्म क्षेत्र रहा पिछले 6 महीने पहले। तो हम्म, विश्वविद्यालय और अब जो स्कूली शिक्षा को मैं देख रही हूँ, उन दोनों ही के समस्याओं के समाधान के लिए हम सभी चाहे शिक्षक हों, घर में पेरेंट्स हों या जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, विद्यार्थी हैं, पॉलिसी प्लानर्स हैं, उन सभी के मस्तिष्क में ये सारे सवाल हैं और इसके जवाब ढूँढने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो हमारे शिक्षक थे, जो सुदूर क्षेत्रों के भी शिक्षक थे, जिनको ज़ूम या बहुत तरीके के ऐप हैं, जिनको जानकारी नहीं थी, उन सभी ने ऐसी विकट परिस्थितियों में कोरोना में सीखा किस तरीके से शिक्षा दें और हमने उस सारे ही जो समाधान थे, उसका प्रयास किया। जहाँ तक उच्च शिक्षा की बात है, निश्चित रूप से उसमें बड़े विद्यार्थी होते हैं और वो काफ़ी हद तक स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम इन सारी चीज़ों से हम्म, परिचित होते हैं। हम्म, उन्होंने आईटी के फील्ड में या एक प्रारंभिक जो आईटी की चीज़ें उनको पता होती हैं। स्कूली स्तर पे जहाँ तक मैं अब क्योंकि एनआईओएस को देख रही हूँ और हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक, लद्दाख और हम्म, पहाड़ी जगह, इसके अलावा समुद्री जगह, सभी जगह हमारे स्टडी सेंटर हैं, हमारे विद्यार्थी हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी स्कूली विद्यालयी शिक्षा है ऑनलाइन माध्यम से। तो हम्म, प्रयास सरकार की तरफ से पिछले साल भी रहे और ये लगातार रहा। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि जो प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल है, एनआईओएस का अपना स्टूडियो है और 2 चैनल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बच्चों के लिए है और उसके साथ ही हमारे पास कम्युनिटी रेडियो है, रेडियो स्टेशन है, एफएम चैनल पे भी हम प्रसारित करते हैं और जो हमारी व्यूवरशिप है 4 लाख के करीब प्रतिदिन बढ़ी और न सिर्फ एनआईओएस के बच्चे, दूसरे जो बोर्ड हैं सीबीएसई और इसके अलावा स्टेट बोर्ड्स हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेशन हुआ। उन्होंने फायदा उठाया हमारे इन कार्यक्रमों का। दीक्षा चैनल तो स्कूली स्तर पे है ही, दूसरा स्वयं और मूक उच्च शिक्षा की जो आप बात कर रही हैं, स्वयं और मूक का बहुत ज्यादा
इम्पैक्ट रहा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और इस तरीके के जो शिक्षा संस्थान है उच्च शिक्षा में, उन्होंने इससे लाभ उठाया। शोध गंगा जो है, शोध गंगा से रिसर्च में बहुत ज्यादा फायदा मिला। हमारे स्टूडेंट्स ने सीखा कि हम कैसे रिसर्च के बारे में कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से डिजिटल माध्यम, डिजिटल डिवाइड निश्चित रूप से है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई और अन्य चारा नहीं है और किसी ने कोविड के बारे में कल्पना भी नहीं की थी, तो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा विश्वविद्यालयों ने में शिक्षकों ने दिया, विद्यार्थियों ने इसका फायदा उठाया, कक्षाओं में विद्यार्थी आए, और इसके अलावा विभिन्न तरीके के दूसरे डिवाइसेस हैं, रेडियो जैसे मैंने उदाहरण दिया, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, ऑडियो और वीडियो जो स्वयं पे है, मूक पे है, जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, उनके द्वारा उच्च शिक्षा में भी फायदा हुआ और साथ ही साथ स्कूली शिक्षा में भी विद्यार्थियों ने उसका लाभ उठाया। जी, बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, तमाम जो कोशिशें हुई हैं उनके बारे में अभी हमें प्रोफेसर शर्मा ने बताया है। लेकिन थोड़ा मोटे तौर पर मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि खासकर जो छोटे बच्चे हैं, उनको, उनके लिए तालमेल बिठाना ई लर्निंग के साथ, ऑनलाइन शिक्षा के साथ, क्या अब पहले से बेहतर हुआ है या कितना बड़ा बदलाव भरा समय उनके लिए रहा? क्योंकि पिछले साल हमने देखा कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन शिक्षा थी वो अभी भी जारी है, अभी दूसरी लहर का प्रकोप हम देख रहे हैं। तो ये तालमेल फिलहाल कितना बन पाया है या कितना बदलाव आप देख रही हैं? इस साल मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा इनोवेशन भी हुए हैं और बच्चे और टीचर्स दोनों बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। लास्ट ईयर जब मार्च में स्कूल्स को बंद कर दिया गया था, तो काफी स्कूलों ने अपना सेशन भी वाइंड अप नहीं किया था और बहुत सारे स्कूल्स ने अपना जो असेसमेंट है, फाइनल असेसमेंट है, जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, उसको भी ऑनलाइन लिया था। तो ना टीचर्स को समझ में आ रहा था, ना बच्चों को समझ में आ रहा था। और जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी, प्रेप 1 एंड 2 के, उनको एंगेज कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक टीचर जब सामने आती है, बॉन्डिंग होती है, जो टीचर आके छोटे बच्चे से बात करती है, तो वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं मिसिंग थी, क्योंकि टीचर को भी पढ़ाना नहीं आ पा रहा था और एंगेज करना नहीं आ पा रहा था। पर पूरा एक साल जब ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई है, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स उभर के आए हैं और इतने सारे टीचर्स ने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर किए हैं। मैं ये कहूंगी देश भर की टीचर्स, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में है या डाउन साउथ में है या ईस्ट में है या वेस्ट में है, जैसे अभी सरोज मैम ने कहा, उनकी भी प्रेजेंस जैसे पैन इंडिया में, तो हम लोग भी पैन इंडिया वेबिनार्स करने में जुट गए और हम लोगों ने कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी इजाद किया, मैं कहती हूँ, जहाँ पे अलग अलग टीचर्स ने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। और इस साल जब हम वापस आए हैं और ऑनलाइन शिक्षा को शुरू किया है, तो हम ना सिर्फ अच्छा काम कर पा रहे हैं, पर हम पेरेंट्स को और बच्चों को इंस्पायर भी कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ इतना होता था कि अभी स्कूल खुल जाएंगे, जब स्कूल खुल जाएंगे हम तब बच्चों को भेज देंगे, एक ही साल है, वही खराब हो रहा है बच्चों का। तो पेरेंट्स का ये मानना था कि ये एक साल निकल जाए, दोबारा से स्कूल शुरू हो जाए, उसके बाद हमारे बच्चे वापस स्कूल जाके पढ़ने लगेंगे। पर अब कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी ये समझ में आने लगा है कि स्कूल्स अभी नहीं खुलने वाले। तो जब तक एक साल की बात थी कि ठीक है, एक साल देर से भी बच्चा गया नर्सरी, उसने घर से भी कर ली, तो प्रेप या क्लास 1 में वो चला जाएगा। पर अब तो ये बात हो गई है कि क्लास 1 भी अगर ऑनलाइन करनी है, तो क्लास 2 में कौन एडमिशन देगा बच्चे को? और लर्निंग गैप्स इतने ज्यादा आ पा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहेंगे कि हम लोग पढ़ा पा रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, पर दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि लर्निंग गैप्स हैं और उन लर्निंग गैप्स को अब्रिज करने में कुछ एक साल लगेंगे बच्चों को। तो एक हार्वर्ड का समर स्लाइड करके बहुत अच्छा रिसर्च है, हार्वर्ड का और मिशिगन का, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का। तो इन लोगों ने समर स्लाइड के बारे में बात करी है कि बच्चे जब समर में स्कूल नहीं जाते 2 महीने के लिए, तो उनका कितना लर्निंग गैप हो जाता है सिर्फ उन 2 महीनों में। यहाँ तो अब हम शायद 2 साल की बात कर रहे हैं और 2 साल का लर्निंग गैप अगले कितने सालों में जाएगा, हमें वो देखना होगा। बिल्कुल। यानी जैसा अभी हमें डॉक्टर गुप्ता ने बताया, प्रोफेसर शर्मा, की अभी तक तो लोग ये सोच रहे थे कि शायद कुछ महीने के लिए ऑनलाइन शिक्षा है, उसके बाद हम एक दोबारा स्कूल जाएंगे, दोबारा स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन ये समय अब लंबा हो रहा है। अब हम सब दूसरी लहर से जूझ रहे हैं।
तो इसे लेकर अभी किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं? प्रयास, कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर लोगों का ऑनलाइन शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होना, ये अभी कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, चैलेंज तो है हमारे पास, लेकिन उसके उसके समाधान ढूँढने के अलावा कोई हमारे पास चारा भी हुँ, नहीं है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें सकारात्मक रहना पड़ेगा। घर के बच्चे हैं, वो भी एक तरीके से मैं कहूँगी डिजिटल फटीग से जूझ रहे हैं। सुबह से हुँ, लेके शाम तक वो लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, उनकी कक्षाएँ हो रही हैं, अपनी तैयारी हो रही है। अगर वो कहीं से अन्य माध्यमों से भी पढ़ रहे हैं, वहाँ की भी पढ़ाई, प्रोजेक्ट से लेके असाइनमेंट, हर चीज़ वो लैपटॉप और कंप्यूटर के द्वारा ही कर रहे हैं। आँखों हाँ, पे भी उनके फ़र्क पड़ रहा है, स्वास्थ्य पे भी फ़र्क पड़ रहा है। और इस हुँ, संबंध में मैं आपसे बताना चाहूँगी, मंत्रालय की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी मनोदर्पण कार्यक्रम लागू किया गया था कि उनके मानसिक विकास और उनका जो साइकोलॉजिकल एक तरीके से उन पे असर हो रहा है, उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति पे, उस पे भी हुँ, कैसे हम उनको सलाह दें, जिससे वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर सके। शिक्षकों की एक टीम थी, साइकोलॉजिस्ट की एक टीम थी, जिन पे बच्चे कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते थे और उनकी सलाह हम दे सकते थे कि किस तरीके से वो आपको इस विकट परिस्थिति में अपने आप को संयत रख सकें। तो ये तो हुआ उनका साइकोलॉजिकल या पर्सनल इश्यूज हैं। घर के हुँ, जो बड़े हैं, मुझे लगता है उनकी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबल रखें, मनोरंजक तरीके से उनको पढ़ने पढ़ाने। और एक चीज और, हमेशा हम नकारात्मक ही ना देखें। जो हुँ, पिछला कोविड का समय था, उस समय मैंने देखा था कि घर में बच्चों ने कुकिंग बहुत ज्यादा की थी। घर के दूसरे अन्य, सिंगिंग है, डांसिंग है, इन सारी चीजों को बच्चों ने कुछ एक्सरसाइज करे, योग सीखा। तो हुँ, इसमें घर घर के बड़ों का भी बहुत सहयोग रहा। और एक तरीके से फैमिली बॉन्डिंग, देखिए पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती है। जो हम किताबों में पढ़ते हैं, सिलेबस के अनुसार हमें कुछ चीजें दी हुँ, गई, जीवन के बारे में सीखना, पारिवारिक मूल्यों के बारे में सीखना, समाज के बारे में सीखना। आज भी देखिए, हम टेलीविजन चैनल खोलते हैं तो हजारों की संख्या में लोग दिखते हैं कि वो पीड़ित हैं, कुछ मर भी रहे हैं, कुछ बहुत हृदय हुँ, विदारक दृश्य भी दिखते हैं। तो बच्चों में वो एक नकारात्मकता तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी होता है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अभी दूर दूर तक कोई समाधान हमें नहीं दिख रहा, हालांकि ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द जी। ही ये स्थिति सुधर जाए। और जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं टीकाकरण के, या पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तो मैं आशावादी हूँ निश्चित रूप से हम सफल होंगे इस कोविड की परिस्थितियों से। और अच्छा समय निश्चित रूप से आएगा। लेकिन फिलहाल जो बात है, उसमें सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से, मंत्रालय की तरफ से भी प्रयास हो रहा है। वर्चुअल क्लासरूम पे हम काम कर रहे हैं कि किस हुँ, तरीके से एक ही समय एक शिक्षक हजारों की संख्या में विद्यार्थियों से संपर्क साध सकता है। वर्चुअल लैब पे काम चल रहा है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें विभिन्न एपिक्स बॉडीज जो हैं, जो ऑटोनोमस बॉडी है, एनसीईआरटी है, एनआईओएस है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, जो जी। सरकार से भी जुड़े हुए, उनको भी बहुत सारे टास्क मिले हैं। तो हम हुँ, करिकुलम फॉर्मेशन की दिशा में हैं। और जल्दी ही आप देखेंगी कि जो करिकुलम आएगा, और हमने काम भी इस पे शुरू कर दिया है। जैसे मैं आपसे बता रही थी कि हमारा जो चैनल है, विकलांग बच्चों के लिए भी हम साइन लैंग्वेज में रोज 1 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। जो हुँ, हमारा एनआईओएस का चैनल है, प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल से हम जुड़े हुए हैं। तो वो, और दूसरा, हम ब्लाइंड बच्चों के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको साइन लैंग्वेज बोला जी। उन बच्चों के लिए, कि जो दूसरा, टॉकिंग बुक्स पे हमारे वेबसाइट पे 20 किताबें हैं, जो बोलती किताबें हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते, उनके लिए है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जो 75 कोर्स हैं एनआईओएस के, उन सभी कोर्स में बहुत जल्दी ही हम प्रयासरत हैं कि टॉकिंग बुक्स भी हो जाए। तो ये जो हुँ, स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, काम चल रहा है। और बहुत तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, उसके अलावा जी, स्पेशल बच्चे, उनके लिए भी किया जाए। साथ ही बिल्कुल। साथ वैज्ञानिक विकास के लिए भी काम हो रहा है। एक और हुँ, चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जी, आजकल कम्युनिटी का भी रोल बहुत है। तो कम्युनिटी को भी बिल्कुल। आना पड़ेगा इसमें। जो बड़े बूढ़े हैं या जो रिटायर्ड लोग हैं, घर के माता पिता हैं, इन सभी को मिलके बच्चों के बिल्कुल, साथ इस पहलू पर डिजिटल बिल्कुल प्रोफेसर शर्मा, माध्यम। जो आप कम्युनिटी और पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, गार्जियंस की बात कर रहे हैं, घर के लोगों की जो अहम मुद्दा आपने उठाया है, उनका रोल किस तरह से रह सकता है, इस पर मैं और डिटेल में आपसे ज़रूर जानूँगी। लेकिन इस बीच डॉक्टर ज्योति गुप्ता, एक तरह से हम देखिए जो ओपन लर्निंग से जुड़े लोग हैं, उनका फिर भी अनुभव है इस तरह का। लेकिन आप लोगों के लिए
किस तरह की दिक्कत है, और खासकर अब मैं समझना चाहूंगी शिक्षकों के, टीचर्स के पहलू से, उनके लिए किस तरह की चुनौतियां हैं कि बच्चों को बांधे रखे, जिस तरह की बातें समझाई जा रहे हैं वो उसी उसी पहलू से समझें और कहीं ना कहीं बंधे रहें इस सिस्टम से भी। तो आपको क्या लग रहा है कि टीचर्स के लेवल पे किस तरह की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं? टीचर्स को भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, पर धीरे धीरे वो चैलेंजेस जो है वो पार करते जा रहे हैं और सॉल्यूशंस उनके मिलते जा रहे हैं टीचर्स को। बच्चों को ऑनलाइन जोड़ पाना और एक पूरे 30-40 बच्चों की क्लास ले पाना ऑनलाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हर जगह एनेबलर नहीं होती। कभी किसी का वीडियो नहीं चल रहा होता, कभी किसी का ऑडियो नहीं चल रहा होता, और घर पे बैठ के हम समझ सकते हैं कि जहां पर सारा परिवार साथ में होता है, क्योंकि क्लासेस फ्लिप हो गए हैं, स्कूल का रोल घर ने ले लिया है, और कहीं ना कहीं टीचर भी जो है वो परिवार से जुड़ जाती है। तो बहुत टाइम ये होता है, बहुत समय ये भी होता है कि बच्चे जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अपने परिवार के बीच में, उनके पास उतनी जगह नहीं होती कि वो एक कोने में बैठ के जैसे अपने क्लास में बिल्कुल एकाग्रचित होके मतलब पढ़ सकते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। उनके सिबलिंग्स भी पास में दौड़ रहे होते हैं। अच्छा, फिर टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, आप कितना भी घर में वाईफाई लगा लीजिए, अगर घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो साइमल्टेनियसली इतने सारे डिवाइसेस पे काम कर पाना भी एक चैलेंज है, क्योंकि माँ बाप भी अगर वर्किंग है उनको भी बैंडविड्थ चाहिए, बच्चों को भी बैंडविड्थ चाहिए, और इतने सारे डिवाइसेस ले आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मतलब टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, हालांकि हम बहुत यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत मदद करी है इसमें कि ये जो है 0 ईयर ना हो जाए बच्चों के लिए और हम उनको एंगेज कर पाए। वो पर वो अपने आप में भी एक चैलेंज है कि हर वक्त बच्चों को वो मिलता रहे, चाहे हम टीचर्स को एक दफा ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद में भी चैनल में बिठाए रखते हैं कि कोई भी बच्चा आपके पास वापस आना चाहता है और वो अपनी एक तरह से पर्सनल कांटेक्ट क्लास भी करना चाहता है, तो टीचर्स उसके लिए भी तैयार रहती हैं। पर फिर भी एक चैलेंज रहता है। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो असेसमेंट्स का है कि आपने पढ़ा तो दिया, आपने ट्रांजैक्शन तो कर दिया, पर ट्रांजैक्शन का एक बहुत अहम पहलू जो है वो असेसमेंट भी होता है। तो असेसमेंट्स जो है वो ऑनलाइन माध्यम से बहुत अच्छे से नहीं हो पाती हैं, हमें फीडबैक नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी भी बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि हमें किसी भी तरीके से टीचर को या पेरेंट्स को ये दिखाना है कि हम समझ गए और हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। वो असेसमेंट को एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग या फॉर लर्निंग और एज लर्निंग नहीं मानते। तो एक असेस कर पाना बच्चों को बहुत मुश्किल है। हमने देखा था कि जैसे ही स्कूल्स खुल गए थे 9th और 11th के लिए, जब ऑफलाइन एग्जामिनेशंस की बात होने लगी थी, तो पूरे देश में ये डिबेट होने लगी थी कि सारा साल ऑनलाइन पढ़ाई करी है तो क्या ऑफलाइन हमें असेस करना जरूरी है। तो हम असेसमेंट को पढ़ाई से जोड़ के नहीं देखते, उसको अलग से देखते हैं। तो वो एक दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज टीचर्स को जो आता है वो अपना एक पर्सनल चैलेंज भी आता है। इस साल हमें पता है कि मतलब स्कूल्स को पूरी तरीके से फी भी नहीं मिल पाई है। शुरू में कुछ एक टीचर्स के सैलरी कट्स भी हुए थे। उसके बाद घर में जो लेडी टीचर्स हैं जिनको मतलब घर भी देखना है, अभी जैसे कर्फ्यू है और घर में कोई काम वाले भी नहीं आते, कोई नहीं आते, तो अपना परिवार को भी देखना, अपना घर का काम भी करना, अपने नए लेसन प्लान्स भी बनाना, नए असेसमेंट्स भी बना पाना। तो टीचर्स ने बहुत जी तोड़ करके मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो घर से बच्चों को एंगेज करके और जो भी लर्निंग आउटकम्स हमें अचीव करने हैं वो हम कर पाए और उसको अच्छे तरीके से कर पाए, और लर्निंग गैप्स को भी हम अब्रिज कर। तो टीचर्स के ये चैलेंजेस हैं जो कि धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी समझ में आ रहा है। कुछ फ्री टेक्नोलॉजी मिल जाती है, कुछ टेक्नोलॉजी पेमेंट के बाद मिलती है, पर फिर भी टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर और हम अच्छा काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोफेसर शर्मा, अब मैं चाहूंगी आप जो पेरेंट्स के लेवल पे और कम्युनिटी के लेवल पे जिस तरह की मदद और सहयोग की बात आप कह रही थी उसको थोड़ा और डिटेल में बताएं, और क्या अभी भी ठीक है तमाम कोशिशें हैं लेकिन अभी भी गांव तक ऑनलाइन शिक्षा को उस तरह से पहुंचाना कि हर छात्र तक उसकी पहुंच हो, क्या इस पर भी अब बहुत तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि अब ये एक तरह से न्यू नॉर्मल ही होगा हमारे सामने?
जी, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे कोविड टाइम में ही आई और इसमें काफ़ी हद तक ये जो ब्लेंडेड मोड की टीचिंग है, आप जिस कम्युनिटी के जुड़ने की बात कर रही हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसमें एक तो पेरेंट्स को की बात करती है कि पेरेंट्स को भी हम टीच करेंगे, पेरेंट्स को भी हम बताएँगे कि वो किस तरीके से घर में कई बार ऐसा होता है कि टीचर घर में बच्चों को कुछ कह रही है, आपके पेरेंट्स ने ये नहीं बताया। पेरेंट्स कह रहे हैं कि आपके टीचर ने ये नहीं बताया। तो जो एक डिवाइड है टीचर और पेरेंट्स के बीच का और जो पेरेंट्स की तरफ से होता है कि आप यही विषय लीजिए, टीचर का पेरेंट्स पे टीचर्स का कुछ अलग रहता है कि बच्चे का अलग रुचि है तो उनको वो विषय दें। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी एक स्टेक होल्डर के रूप में करिकुलम फॉर्मेशन में होना चाहिए। अब देखिए हम जब करिकुलम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अभी हमारे 103 वोकेशनल कोर्सेज हैं एनआईओएस के और वो हमारे पूरे पूरे देश में वोकेशनल कोर्सेज को इंटीग्रेटेड रूप में नॉर्मल कोर्सेज के साथ भी लिया जा रहा है। हमारे यहाँ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की सुविधा है। तो ये सारी चीजें जो अब सोची जा रही हैं एनआईओएस में बहुत पहले से है। दूसरा कम्युनिटी के लिए जब आप बात करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस में पंचायत पढ़ा रहे हैं या संसद के बारे में पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं इंटर्नशिप अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा जा रहा है कि कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप होगा। अगर हम खेती किसानी बागवानी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो मेंटरशिप किसी किसान को क्यों नहीं मिल सकता है एग्रीकल्चर में, चाहे हायर एजुकेशन में या स्कूल एजुकेशन में, दोनों के बारे में मैं बोलूंगी। इंटर्नशिप को हम टीचर तक ही बांध कर ना रखें। गांव का मुखिया पंचायत के बारे में बच्चों को बहुत अच्छे से बता सकता है। लॉ के बारे में, लीगल स्टडीज के बारे में एक रिटायर्ड जज या कोई लॉयर बहुत अच्छे से बता सकता है। तो जब तक हम कम्युनिटी के बारे में, जो कम्युनिटी के डिफरेंट वोकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, गार्डनिंग के बारे में क्यों नहीं एक माली अच्छे से मेंटर हो सकता है, इन सारी चीजों को कम्युनिटी के डिफरेंट प्रोफेशनल्स को जब तक हम सिलेबस में नहीं जोड़ेंगे, हम स्कूल से नहीं जोड़ेंगे, एक बहुत बड़ा डिवाइड है। कॉर्पोरेट को शिक्षा से बिल्कुल अलग कर दिया गया है और हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं। क्यों ना कॉर्पोरेट के सीईओज को, कॉर्पोरेट के मैनेजर्स को हम मेंटरशिप दें अपने यहाँ बिजनेस स्टडीज में, एजुकेशनल स्टडीज में और इसके साथ ही साथ हायर एजुकेशन में भी हम इनको कर सकते हैं। तो एक जो डिवाइड है, जो हमने एक तरीके से एजुकेशन को अलग रखा है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी बहुत ज्यादा कम्युनिटी कॉर्पोरेट भी हमसे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ कम्युनिटी के लोग भी जुड़ सकते हैं। आज की स्थिति में अभी जाना संभव नहीं है फील्ड में बच्चों का, तो हम इस तरीके के इंटर्नशिप ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वर्चुअल लैब पे बात चल रही है, तो इस तरीके के वर्चुअल वर्कशॉप भी होते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आशा हेल्थ वर्कर्स अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, वो सारे देश में इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कोविड के समय, हम उनको एक्रीडेट करते हैं। इसके अलावा झारखंड सरकार से हमने एक एमओयू साइन किया है, वहां की जो ट्राइबल गर्ल्स हैं, आदिवासी कन्याएं हैं, उनको हम वोकेशनल कोर्सेज में ट्रेन कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस तरीके के वोकेशनल कोर्सेज देकर हम कम्युनिटी से जोड़ सकते हैं और पेरेंट्स के लिए और कम्युनिटी के विभिन्न लोगों से उनकी हम राय जानकर इस तरीके के मॉड्यूल्स तैयार किए जा सकते हैं और उनको भी एक शिक्षक के रूप में वोकेशनल कोर्सेज में, या बहुत ज्यादा जिसमें एक स्ट्रिक्ट बीएड और एमएड की डिग्री नहीं चाहिए, उन चीजों में हम कम्युनिटी के लोगों को जोड़ सकते हैं शिक्षा में। तो एक तरीके से समाज और विद्यालय अलग नहीं होंगे। वैसे भी स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी कहा गया है, तो मुझे लगता है जो डिवाइड है वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, यानी ये जो समय हो तो मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। आप एक डिजिटल डिवाइड, हाँ, डिजिटल डिवाइड की बात कर रही थी कि रूरल क्षेत्रों में, पहाड़ी जगहों पे, घने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा कैसे पहुंचे, तो उसमें निश्चित रूप से दूरदर्शन सभी जगह है। तो मैं जिस प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल की बात कर रही थी, वो दूरदर्शन के माध्यम से है, टेलीविजन के माध्यम से है। कम्युनिटी रेडियो जो है उसमें भी आपको बैंडविड्थ की जरूरत नहीं पड़ती है, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रेडियो एक सशक्त माध्यम है, टेलीविजन एक सशक्त माध्यम है। हमने एक मोबाइल ऐप अभी लॉन्च किया है जिसमें रेडियो को हमने, मोबाइल शिक्षा मंत्री जी हमारे आए थे और उन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो ये भी एक सशक्त माध्यम है जिससे हम, रेडियो गांव गांव में, घर घर में है, तो निश्चित रूप से शिक्षा में ही लाभदायक होंगे। बिल्कुल। और आखिर में, क्योंकि अब समय की कमी है, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, मैं चाहूंगी आपकी नजर में फिलहाल आगे की दिशा कैसी नजर आ रही है और
तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें शामिल करना चाहिए और जो प्रयास हो रहे हैं, इस पर अभी हमें प्रोफेसर शर्मा ने काफी कुछ बताया है। क्या असेसमेंट को लेकर भी अभी एक बड़ी चुनौती है कि अगर मान लीजिए ऑनलाइन या ई लर्निंग सब कुछ हो रहा है, लेकिन असेसमेंट या परीक्षाओं की जब बात आती है, उसमें भी कहीं न कहीं एक अब नया तरीका लाने की कहीं न कहीं ज़रूरत आपको लग रहा है, महसूस हो रही है? बिल्कुल हमें ये ईयर एंड पे जो हम डिपेंड करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस पे, हुँ, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस साल भी अगर हम देखें तो हमारे पास पूरा साल था। अगर हम साल के शुरू में ही इंटरनल असेसमेंट्स को और जो पीरियोडिक हाँ, असेसमेंट्स हैं उनको हुँ, रिकॉर्ड करना शुरू करते बोर्ड के माध्यम से, तो शायद आखिर में मतलब इस वक्त हम क्लास 10 के एग्जाम्स को जो कि आखिरी में हमने कैंसिल किया है, हम बच्चों को पहले हुँ, से उसको बता सकते थे, और अभी 12th के एग्जाम्स भी अधर में लटके हैं। उसका क्या फैसला होता है आगे, क्या नहीं होता, ये तो बहुत सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। हुँ, तो हुँ, हमें ये चाहिए कि हम लोग कंटिन्यूअस असेसमेंट करें, और हम लोग और टूल्स ऑफ असेसमेंट भी लेके आए। पेन हुँ, एंड पेपर एंड ऑफ द ईयर समेटिव एग्जामिनेशन जितना हम हुँ, उसको जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, उतनी इम्पोर्टेंस ना देते हुए हम लोग हुँ, रेगुलर असेसमेंट, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करें, उसको हम रिकॉर्ड करते जाएं, उसको हम हुँ, सही तरीके से बोर्ड के माध्यम से उसको हम अपलोड करते जाएं, ताकि और 360 डिग्री जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की भी बात करी गई है कि हुँ, हुँ, सिर्फ मार्कशीट और एकेडमिक मार्कशीट जो है वो जरूरी नहीं है, मतलब सिर्फ हुँ, नंबर या मार्क्स जरूरी नहीं है, पर बच्चे के स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को भी हमें असेस करना चाहिए, और चहुमुखी विकास होना चाहिए बच्चों का। तो बिल्कुल। जब हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के साथ आगे चलेंगे और उसके माध्यम से हम असेस करेंगे और ज्यादा टूल्स ऑफ असेसमेंट लेके आएंगे, तो हुँ, हमें साल के आखिर के एक एग्जाम के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और अगर हुँ, पूरे जैसे अगर हम हर क्वार्टर में बच्चों को असेस करके और उसको हम मार्क्स को अपलोड करते हैं, या उसका जो भी क्राइटेरिया बनता है उसको हम अपलोड करेंगे, तो उनको लास्ट में एक्स्ट्रापोलेट करना जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा। तो हुँ, हुँ, जैसे कि शुरू में बोला था कि जो आज की सिचुएशन है, शायद ये हुँ, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम एक इनोवेशन करें, और हुँ, देश भर के लिए हम लोग कुछ ऐसा असेसमेंट का पैटर्न लेके आए कि हुँ। आखिरी में ये कुछ भी ऐसा हो तो कि हम मैं अटके आपको नहीं, थोड़ा-सा हम अपडेट करना एक्स्ट्रापोलेट चाहूँगी। करके आगे चले जाए। जी, जी। जी, मैं थोड़ा-सा जी, आपको अपडेट करना चाहूँगी प्रीति जी। परख एक बहुत ही हाँ, महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय शिक्षा हुँ, नीति में, और उसका पूरा का पूरा रिकमेंडेशन हम लोग उससे जुड़े हुए थे। सीबीएसई के चेयरमैन भी उसको उसको चेयर कर रहे थे। तो शिक्षा जी, मंत्रालय के तहत इस काफ़ी काम हो चुका है, और जल्दी ही बिल्कुल। ये देश के सामने आएगा। और जो आप सारी चीज़ें आपने बोली हैं, 2 बार हुँ, उनको हुँ, बोर्ड होना या असेसमेंट जी, के जो पैटर्न है, उस पे काफ़ी बहुत अच्छे रिकमेंडेशन है। और थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, निश्चित रूप से वो देश के सामने आएगा, बिल्कुल, जिसमें इन सारी समस्याओं के हल करने का सोचा गया बिल्कुल, है, और निश्चित बिल्कुल। रूप से बहुत अच्छा प्रयास है ये। बिल्कुल, प्रोफ़ेसर सरोज शर्मा आपका और साथ ही डॉक्टर ज्योति गुप्ता आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया। एक काफ़ी गहरा पहलू है कहीं न कहीं अगर हम शिक्षा से बात करते हैं, इसके तमाम आयाम भी हैं। बहुत सारी चीज़ों पर आप दोनों ने प्रकाश डाला है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर आज हमने चर्चा की है। ज़ाहिर तौर पर जो ई-लर्निंग है या फिर हम कहें जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर न्यू नॉर्मल है, उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिशें अब हैं और हो सकता है आने वाले समय में जो इसके अच्छे पहलू हैं, उन पर और ज़्यादा काम हो और जो लूप होल्स हैं या जो कमियाँ रह गई हैं उन पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनका असर भी हमें जल्द से जल्द दिखाई दे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ देश-देशांतर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।